Good morning students. In this video of reaction mechanism, we are discussing about energy consideration in reactions. देखिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में सदैव कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इन रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ तो जाती ही हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी जाती हैं, यानी दोनों दिशाओं में ये रिएक्शन चलती रहती हैं। ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। कोई अभिक्रिया इरिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल होगी, इसका निर्धारण करने में एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। एनर्जी की दृष्टि से हम दो प्रकार से इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है गतिक आधार या काइनेटिक्स, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का संबंध मुख्यतः अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। काइनेटिक्स किसी भी अभिक्रिया की दर तथा क्रियाकारक की सांद्रता की अंतः निर्भरता को स्पष्ट करता है। सामान्यतः जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो मैनी स्टेप्स में संपन्न होती हैं, जिनमें से एक स्टेप माइल्ड होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम ये पता करते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग कौन से क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। गतिकीय मापन में बनने वाले उत्पाद के अणु तथा विलुप्त होने वाले रिएक्टेंट के अणु का कंपैरिजन किया जाता है। इसे किसी अनुमापन विधि द्वारा भी सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर निकाय का अपवर्तनांक या प्रकाशिक घनत्व द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है। कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं बहुत स्लो स्पीड से होती हैं जिनको होने में वर्षों लग जाते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से होती हैं कि उन अभिक्रियाओं की स्टडी करने के लिए हमें निश्चित टाइम इंटरवल्स पर उनको फ्रीज करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम उनकी स्टडी ही नहीं कर पाते हैं। यह वास्तव में डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। अभिक्रिया का वेग निर्धारण भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की सांद्रता द्वारा किया जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन की हम बात करें, A+B, यहाँ पे रिएक्टेंट है जो कि C प्रोडक्ट बना रहे हैं। यदि A और B की सांद्रताएं बढ़ा दी जाएं, इनकी मात्राएं अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट लिए जाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और सांद्रता अगर इनकी कम ली जाती है तो अभिक्रिया का वेग या दर कम हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन A तथा B की सांद्रता पर निर्भर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से बता सकते हैं जैसा कि अपन काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ते आए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -dA/dt, यानी क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। माइनस का निशान यह बताता है कि समय के साथ या अभिक्रिया के होने के साथ क्रियाकारक A की सांद्रता में कमी होती जा रही है। इज इक्वल्स टू -dB/dt, यानी कि B की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन में लगने वाला समय। यहाँ चूँकि B भी एक रिएक्टेंट है इसलिए माइनस का निशान उसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है। इज इक्वल्स टू dC/dt मीन्स C की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन में लगने वाला समय। यहाँ
डी सी के पहले नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है तथा समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ना कि कमी। अतः यहाँ पर प्लस का निशान यूज़ होता है। प्लस का निशान यह बताता है कि इस क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ या अभिक्रिया के चलने के साथ वृद्धि होती जा रही है, और नेगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि समय के साथ या अभिक्रिया के होने के साथ इसकी सांद्रता में कमी होती जा रही है। ये सभी एक दूसरे के इक्वल इसलिए रखे गए हैं कि अभिक्रिया का वेग ए के संदर्भ में ज्ञात किया जाए या बी के संदर्भ में ज्ञात किया जाए या सी के संदर्भ में ज्ञात किया जाए, वह सदैव समान ही प्राप्त होता है। और उसको अपन देखिए ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के द्वारा भी बता सकते हैं, जो यह कहता है कि अभिक्रिया का वेग इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b उसकी पावर y। यहाँ पे x और y क्रमशः हमें यह बताते हैं कि a तथा b के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या है। अब अपन बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। देखिए किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं या कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जैसे कि उत्पाद क्रियाकारक की तुलना में स्थायी हैं या नहीं हैं। अगर किसी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में स्थायी होंगे तभी अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज अभिक्रिया होगी ही नहीं। और अगर अभिक्रिया हो भी जाती है तो वह उत्पाद पुनः अभिकारकों में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात अभिक्रिया रिवर्सिबल होने लग जाती है। उत्पाद अस्थायी होने की अवस्था में अभिकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए हमें बाहर से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे कि अभिक्रिया का दाब बढ़ाया जाए या ताप बढ़ाया जाए या अन्य कोई परिस्थितियां इन पे लगाई जाएं, कोई उत्प्रेरक यूज़ किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के का मान अनुकूल है या नहीं है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के की वैल्यू पॉजिटिव में होती है तभी अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अदरवाइज अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रारंभ हो जाती है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती ही नहीं है। थर्ड है ऊर्जा की मांग कम है या अधिक है। मीन्स देखिए हम सब जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट्स के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का होना आवश्यक है उसे उत्पादों में बदलने के लिए, और वह उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जब रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी आ जाती है तो वे उत्पादों में बदल जाते हैं। अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होती है तो वे उत्पाद नहीं बनाते हैं। ये सभी चीज़ें किसी भी केमिकल रिएक्शन के संपन्न होने के लिए आवश्यक होती हैं। उपरोक्त सभी बातों को सिद्ध करते हुए ये दो मूल सिद्धांत अभिक्रिया के होने के लिए दिए गए हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।